हेलो टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस द कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12। यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स जो क्लास 12 के वन शॉट में, आपने वन शॉट में चैप्टर तो सुना होगा, बट अब आपके एग्जाम से जस्ट पहले के लिए जो रिवीजन पैकेज होता है, जो आपके 15-20 मिनट में जिसको आपको पढ़ना होता है, कंप्लीट रिवीजन कैसे करें, लेट्स सी। एम्स के लिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 की फिजिकल में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहला सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे, दैट विल बी द इलेक्ट्रो, और थर्ड हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। इन तीन चैप्टर्स में हम लोग सारे फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे और कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चैप्टर आपके पास आता है, दैट इज सॉल्यूशन। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है हमारे पास, हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आएगी कंसंट्रेशन टर्म्स। कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं? पहली बात तो कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या है? वह टर्म्स जो कि आपको किसी भी सॉल्यूशन में पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अमाउंट बताती है। तो क्या बताएगी? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। क्या एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? कंसंट्रेशन टर्म्स आपके दो टाइप की होती हैं। पहली वाली टर्म्स जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड रहेगी, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। सेकेंड वाली टर्म्स जो कि आपके टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होती। आइए देखते कैसे। सबसे पहली टर्म्स हम लोग बात करते हैं वेट परसेंट। और कौन सी टर्म्स की बात कर रहे हैं? वेट परसेंट। परसेंटेज किसमें से निकलता है? 100 में से। माना कि दो सब्सटेंस थे ए और बी, ए का वेट WA और बी का वेट WB। अरे टोटल वेट बोलिए भाई, WA प्लस WB। तो अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, वेट परसेंट की, क्लियर है? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वेट परसेंट की। तो किसके बराबर? वेट ऑफ A अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाय 100। ये सभी स्लाइड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप प्लीज हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। देन यहां से अगर हम लोग बात करें तो ये, अगर मैं वेट परसेंट ऑफ बी निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा? WB अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाय 100। सेम अगर वेट परसेंट की जगह अगर मुझे वॉल्यूम परसेंट निकालना पड़ जाए तो वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकलता है? दैट इज VA अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद आता है थर्ड फॉर्मूला, दैट इज द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? कि कितना वेट है आपके पर यूनिट में, आपके 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। और यहां पर पहली बार बात किस में हो रही है? 100 को छोड़ करके किस में बात हो रही है? 1000 ml में। दैट मीन्स आपके स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या आ गया? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इसको लिया हम लोगों ने ml में, बट मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया। ये 1000 जब नीचे आएगा तो ये वॉल्यूम लीटर में बढ़ जाएगा, तो इसकी जो यूनिट आती है दैट विल बी द ग्राम पर लीटर। याद रखेंगे, वेट परसेंट वॉल्यूम परसेंट जो होते हैं वो यूनिट लेस होते हैं, जबकि इसकी क्या आएगी? यूनिट आएगी, दैट विल बी द ग्राम पर लीटर, ग्राम लीटर इनवर्स। इसके बाद जो डेफिनेशन आती है दैट इज मोलैरिटी। क्लियर है? मोलैरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। और यही है मोलैरिटी। क्या मोल्स किसके होने चाहिए आपके पास? दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये मोल्स किसके होने चाहिए? सॉल्यूट के। अरे VmL किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं मोलैरिटी को कैसे लिख सकता हूं? अरे मोल्स किसके बराबर? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1000 अपॉन VmL। ये थी आपके पास मोलैरिटी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं मोलैरिटी की, तो एक और फॉर्मूला आता है, दैट 10 इंटू डेंसिटी इंटू वेट परसेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जहां पर अलग अलग चीजें आपको अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी देगी। दैट इज D इज द डेंसिटी। अरे D क्या है? डेंसिटी। M इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अरे M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। W इज द वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट आपके इन सॉल्यूशन। अरे वेट परसेंट कितना है? कितने में कितना है? नेक्स्ट आता है आपके पास मोलैलिटी। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m का मतलब क्या होता है? मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। अरे ये किस में होना चाहिए? kg में। यहां से अगर हम लोग देखें तो मोलैलिटी किसके बराबर? दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन WB। इसमें कौन सी चीज क्या बता रही है उस चीज को हम लोग देखते हैं। अरे M बोले तो मोलैलिटी। क्लियर है? वेट ऑफ सॉल्यूट, W मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट। अरे MW का मतलब दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? देन 1000 और WB मतलब वेट ऑफ
सॉल्वेंट। ठीक है, यहां से अगर हम लोग बात करते हैं, तीसरी डेफिनेशन आती है इसकी नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं? दैट इज एन। नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अरे ये क्या है हमारे पास नॉर्मेलिटी? मोलरिटी में यहां क्या आ रहा था? मोल्स आ रहा था, जबकि नॉर्मेलिटी में यहां पर क्या आएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आएगा। अरे ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर? अरे ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो भाई ये इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर? अरे इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर किसके बराबर? इसको अभी हम लोग देख लेंगे। पहले मैं नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन पूरी लिख दूं। नॉर्मेलिटी भाई ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन VmL इनटू कैन आई से एन फैक्टर। अरे इनको सबको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। इसमें कौन सी चीज है क्या बता रही है? अरे इतनी चीज मुझे मोलरिटी बता रही है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला क्या आ गया? नॉर्मेलिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। और ये वैलेंसी फैक्टर क्या चीज है भाई? ये एसिड के लिए कितना होता है? जितना H+ रिप्लेस करता है। ये बेस के लिए कितना होता है? जितना OH-। और ये सॉल्ट के लिए कितना होता है? जितना चार्ज बैलेंस होता है। आइए देखते कैसे। एसिड की बात करता हूं मैं। एसिड का मतलब अगर मैंने दिया HCl और H कितना 1 तो वैलेंसी फैक्टर 1। मैंने बोला H2SO4 तो कितना 2 तो वैलेंसी फैक्टर 2। मैंने बोला H3PO4 तो कितना 3 तो वैलेंसी फैक्टर 3। और भाई मेरी बात सुन, H3PO3 भी तो है, बट यहां पर H तो 3 है, यहां पर H तो 3 है, बट वैलेंसी फैक्टर कितना 2। इसके बाद बात करूं H3PO2, H तो 3 है, बस वैलेंसी फैक्टर कितना 1। एक बात करते हैं H3PO3 में भी कितना 1। बेस की बात करते हैं हम लोग। बेस में बात किया NaOH, OH कितना 1 तो वैलेंसी फैक्टर भी कितना 1। देन MgOH होल ट्वाइस, क्लियर बात करें तो 1। अगर मैं बात कर लूं BOH होल थ्राइस तो आप क्या 3 लिख देंगे? अरे भाई समझ मेरी बात को, ये 3 नहीं है, यही तो धोखा है। यहां पर ये क्या है? ये आपके बेस ही नहीं है, ये H3BO3 है जिसे ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं, और वैलेंसी फैक्टर कितना आता है? 1 आता है। अगर मैं बात करता हूं इसके के आपके पास सॉल्ट की बात करें, मैंने बोला NaCl। अरे कैसे टूटा? Na++Cl-। चार्ज बैलेंस बोलो भाई। यहां पर चार्ज कितना? +1, यहां पर चार्ज कितना? -1, वैलेंसी फैक्टर 1। मैंने बोला MgCl2, क्लियर है? चार्ज कितना? Mg+2+2Cl-। अरे वैलेंसी फैक्टर कितना 2। ये तो था आपका कंप्लीट मोलरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह। इसके बाद अरे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, दैट इज मोलर फ्रैक्शन। क्लियर है कि नहीं? कौन सा क्वेश्चन आएगा? मोलर फ्रैक्शन। मोलर फ्रैक्शन की बात करें, माना कि मैंने 2 कंपाउंड लिए, एक था A और एक था क्या B। अरे A का कितना वेट? दैट इज द मोल्स ऑफ A इज Na, और मोल्स किसके B के? NB। अरे टोटल मोल्स बोलो भाई कितना? Na प्लस NB। अगर मुझे वापस A की का मोल फ्रैक्शन देना है तो XA अगर मैं बोलूंगा तो किसके मोल? A के मोल्स कितने मोल्स? Na अपॉन क्या? टोटल मोल्स, दैट इज Na प्लस NB। ये हुआ XA। अगर मैं बात करूं XB की तो किसके मोल्स? NB अपॉन Na प्लस NB। ये हुए B के मोल्स। अगर कुछ और भी देखना है तो ध्यान रखना XA प्लस XB किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और XA अपॉन XB किसके बराबर होता है? Na अपॉन NB के बराबर। अरे यही तो वो चीजें थी जो मैं आती थी। और ध्यान रखना मेरी बात, अरे भाई सवाल वही गलत होते हैं जो हमें आते हैं, नहीं आने वालों को तो हम टच करके ही नहीं आते हैं। बात समझ में आ रही है? सवाल वही गलत होते हैं जो हमें आते हैं, नहीं आने वालों को तो हम टच करके ही नहीं आते हैं। देन यहां से अगर बात करें, अब बात आ जाती है कि सर एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा इस पे टेम्परेचर पर डिपेंड है, कौन सा नहीं है, तो उसका कुछ बताओ ना। तो अब हम लोग उसकी बात कर लेते हैं कि हाँ बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बारे में हम लोगों ने देखा था। अरे शुरुआत में कंसंट्रेशन को 2 पार्ट में बांटा था। तो टेम्परेचर पे कौन है डिपेंड? जिसके अपॉन में V आता हो। टेम्परेचर पे कौन है डिपेंड? नहीं, जिसके अपॉन में V नहीं आता हो। एक एक करके देख ले। अरे वेट परसेंट के अपॉन में V क्या? नहीं, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अरे टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, वॉल्यूम। अरे ऊपर और नीचे सेम है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी नहीं शो करे। स्ट्रेंथ में नीचे V है, ये मेरा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और मोलरिटी, ये रहा मेरा VmL सॉल्यूशन, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और मोलरिटी, क्या इसमें V आया? क्या नहीं आया, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड आपका नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं, इसी का अगला चैप्टर की बात करें अगर हम लोग, तो अब यहां से देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, दैट विल बी द राउल्ट्स लॉ। मोल फ्रैक्शन करेगा कि नहीं करेगा?
अरे मोलर फ्रैक्शन करेगा कि नहीं करेगा? अरे कहाँ आ रहा है आपके V? तो ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। क्या नॉर्मेलिटी करेगा? हाँ सर, ये रहा V मुझे दिख रहा है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपके पास राउल्ट लॉ। अरे राउल्ट क्या बोलता है? राउल्ट बताता है किसके बारे में? अरे आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में। राउल्ट कहता है कि जो वेपर प्रेशर होगा P डैश ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? XA के। अरे वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, और जब मैं इसको लिखूंगा तो P डैश ए किसके बराबर होता है? P नॉट ए XA के, और P डैश बी किसके बराबर होता है? P नॉट बी XB के। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कि P डैश बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XB। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल के बाद, तो राउल्ट के बाद एक और प्रेशर आता है, दैट इज डाल्टन्स लॉ। डाल्टन क्या कहता है कि आपने एक कंटेनर में अगर A और B दो गैसेस ले रखा है, और अगर A का प्रेशर कितना है? P डैश ए है, और B का प्रेशर कितना है? P डैश बी है, तो इसका जो आप टोटल प्रेशर निकालोगे दैट इज PS किसके बराबर आएगा? P नॉट ए XA प्लस P नॉट बी XB के बराबर आएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं राउल्ट लॉ के बाद में, तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आते हैं। फर्स्ट वन इज द आइडियल और सेकंड वन इज द नॉन आइडियल। और आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे। नॉन आइडियल राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। अरे भाई बच्चा यहां से देखा, बच्चा घर से निकला और स्कूल पहुंचा, क्लियर है कि नहीं? अरे बच्चा घर से निकला और स्कूल पहुंचा, बच्चा आइडियल। बच्चा स्कूल से निकला घर पहुंचा, बच्चा आइडियल। बट बच्चा टाइम पे घर से निकला और स्कूल नहीं पहुंचा, तो कैसा बच्चा? नॉन आइडियल। आगे देखते हैं हम लोग कैसे बात करते हैं इसकी। तो यहां से क्या आएगा? डेल्टा V मिक्स इसके लिए कितना? 0, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। डेल्टा H मिक्स इसके लिए कितना? 0, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AA एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ BB किसके बराबर? अरे AB के बराबर, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ से ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट, अरे किसके बराबर? अरे थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट के बराबर, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर भी किसके बराबर होता है? थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब बात करते हैं कि नॉन आइडियल, जब ये बराबर नहीं है, जब ये 0 के बराबर नहीं, तो या फिर तो 0 से ज्यादा होगा या फिर 0 से कम होगा। अगर ज्यादा होता है देन दैट विल बी द पॉजिटिव डेविएशन, और कम आएगा तो नेगेटिव डेविएशन। तो अगर मैं बात करूं पॉजिटिव डेविएशन की, तो क्या होगा? अरे PS ज्यादा होगा, डेल्टा V मिक्स क्या होगा? ज्यादा होगा, डेल्टा H मिक्स भी क्या होगा? 0 से ज्यादा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AA और फोर्स ऑफ BB ये ज्यादा होंगे किससे? AB से। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो लेट बॉइल होंगे। जब लेट बॉइल होंगे तो वेपर्स लेट बनाएंगे। जब वेपर्स लेट बनाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसके रिवर्स की, तो ये सब नेगेटिव डेविएशन के लिए उल्टा चला जाएगा। डेल्टा V मिक्स लेस देन 0, H मिक्स लेस देन 0, ठीक है कि नहीं? FFAA ये ज्यादा हो जाएगा AB का। जब AB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा? डाउन आ जाएगा। ये थे राउल्ट लॉ के। अब अगर हम लोग याद करें तो ट्रिक एक बता देता हूं आपको राउल्ट लॉ के आइडियल नॉन आइडियल के सॉल्यूशंस को याद करने की। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को याद करना है तो हमेशा ध्यान रखना कि अल्कोहल, मोस्ट प्रोबेबली अल्कोहल, वाटर और CS2 के सॉल्यूशन कैसा डेविएशन शो करते हैं? पॉजिटिव। और जितने भी एसिड्स हैं वो कैसा डेविएशन शो करते हैं? नेगेटिव। जैसे मैंने बोला, एग्जांपल दिया भाई मुझे अल्कोहल प्लस वाटर, तो ये अल्कोहल और वाटर आ गया तो कैसा? पॉजिटिव। मुझे बोला अल्कोहल प्लस CS2, और अल्कोहल और CS2 आ गया तो कैसा? पॉजिटिव। मुझे बोला HCl प्लस वाटर, और HCl क्या है? एसिड है, तो ये कैसा डेविएशन? नेगेटिव। मुझे बोला CH3COOH प्लस वाटर, तो ये कैसा डेविएशन? एसिड है, तो कैसा? नेगेटिव। आप यहां से भी याद कर सकते हैं। अब इनके ग्राफ्स की बात कर लेते हैं हम लोग। एक सिंपल से फॉर्मेट में मैं इनका ग्राफ बना देता हूं फटाफट। जैसे मैंने बोला कि राउल्ट कहता है यहां से x से अगर 0 है तो XB 1, और यहां पर x से अगर 1 है तो XB कितना हो जाएगा आपके पास? 0। यहां वेपर प्रेशर, राउल्ट कहता है कि ये ग्राफ तो किसका है? आइडियल का। कैसे पता चला? अरे भाई ये P डैश A का ग्राफ, P डैश A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X से। अगर P डैश A बढ़ेगा, या फिर मैं बोल रहा हूं यहां से यहां तक X से बढ़ेगा, तो P डैश A भी घट बढ़ेगा। एंड ये ग्राफ किसका? PS इक्वल टू P डैश A प्लस P डैश B। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव की, अरे तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा अरे उठ के आएगा। अरे आई बात समझ में?
ये कौन सा ग्राफ है? पॉजिटिव। अरे एक कलर और ले लीजिए सर जिसमें आप नेगेटिव भी समझा देती एक कलर और ले लीजिए, हम लोग नेगेटिव की बात करें तो ये जो ग्राफ आएगा दिस वन विल बी द नेगेटिव डेविएशन टू द राउल्ट्स लॉ। और आ रही है बात समझ में? तो ये कौन सा? नेगेटिव, व्हाइट कौन सा? आइडियल, और येलो कौन सा? पॉजिटिव। इसके बाद अगर डेफिनेशंस की बात करें तो हमारे पास आते हैं एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या होते हैं? दीज आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स मतलब अगर आपने A प्लस बी को मिलाया तो AB क्या होगा? सेम टेम्परेचर पर बॉइल होगा। AB क्या होगा? सेम टेम्परेचर पर बॉइल होगा। इनके ऊपर दो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो पॉजिटिव जिसके हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होगा नेगेटिव दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब क्या? कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उन दोनों कंपोनेंट से ज्यादा। अरे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम। और जिसका वेपर प्रेशर कम था इन दोनों पॉइंट से पता चल गया कि वो जो था भाई मेरा राउल्ट लॉ से कैसा डेविएशन शो कर रहा था? आपका नेगेटिव। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, अरे बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्लियर है, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। और ये हमें पता चल गया वेपर प्रेशर ज्यादा तो पॉजिटिव डेविएशन। याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का एक रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, तो यहां पर इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता हमारे पास इस चैप्टर की एक और इंपॉर्टेंट बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? वो सारी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। पहला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, ये किसके बराबर होती है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट किसके बराबर? एक्स ए। एक और फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन, अगर पी एस कर दूं यहां दैट विल बी द एन ए अपॉन एन बी। सेकेंड आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आती है दैट विल बी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अरे वाष्प क्वथनांक में उन्नयन, ये किसके बराबर? डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी इंटू एम। अभी आगे हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरा आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये किसके बराबर आएगा? डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। नेक्स्ट अगर बात करें तो लास्ट वन दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर दैट पाई इक्वल टू आई सी आर टी। इसके बाद एक टॉपिक आप पढ़ेंगे दैट विल बी द वेंट ऑफ फैक्टर। अगर वेंट ऑफ फैक्टर को अगर हमें देखना है तो वेंट ऑफ फैक्टर कैसे देखेंगे? क्या अगर कोई भी सॉल्यूशन क्या शो करता है? एसोसिएशन, या फिर क्या शो करता है? दैट विल डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन अगर कोई भी सॉल्यूशन शो करता है तो इस फैक्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इससे नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स जब चेंज हो जाते हैं तो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। इस चेंज को दूर करने के लिए सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट ऑफ फैक्टर आई। वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर dissociation or association upon number of particles before association or dissociation। अब जैसे मैंने बोला NaCl के लिए वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो मैंने NaCl को कैसे ब्रेक कर दिया भाई आपके? दैट विल बी द Na प्लस Cl माइनस। कितने पार्टिकल बन गए मेरे पास? दो। पहले कितना था? NaCl एक। I इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर पार्टिकल आफ्टर टू, पहले कितना? एक। वेंट ऑफ फैक्टर 2। मैं बात करता हूं किसकी? MgCl2 की। कैसे बात करेंगे? Mg प्लस टू Cl माइनस, देन पार्ट में कितने पार्टिकल हो गए? 3। पहले कितना था? एक। देन वेंट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू 3/1 दैट इज इक्वल टू 3। अब मैं बात करता हूं कुछ एसोसिएट हो जाए। मैंने बोला N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स 2NH3। अरे बाद में कितने पार्टिकल बन गए मेरे? 2। वेंट ऑफ फैक्टर कितना? 2। पहले कितने थे? 3 + 1 दैट इज 4। वेंट ऑफ फैक्टर इज 0.5। तो हमेशा ध्यान रखना कि I की वैल्यू किसके लिए? फॉर एसोसिएशन I की वैल्यू लेस देन 1 होगी, फॉर डिसोसिएशन I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, फॉर आइडियल सॉल्यूशन I इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अगर मैंने बोला कि पूरा परसेंटेज एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होता है तो फॉर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन आपके पास वेंट ऑफ फैक्टर का एक और फॉर्मूला आता है दैट इज अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1/n, और यहाँ पर अल्फा इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1।
यहां पर ये बात आती है कि एक पार्टिकल कितने में डिसोशिएट हुआ। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल 2 में टूटा तो n की वैल्यू कितनी 2। यहां कितने पार्टिकल मिलकर के एक बन रहे हैं, मान लीजिए 4 पार्टिकल मिलकर के एक बन रहे हैं, देन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 के नंबर 1/4, इस पे माइनस हो जाएगा। दैट विल बी द सॉल्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें अगर हम लोग, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन केमिकल्स, और केमिकल्स के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का क्या इंपैक्ट होता है। तो इसमें हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और सेकंड वन इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो एक ऐसा सेल जो कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आइए अब इसको हम लोग और थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। एक सेल होता है जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो 2 इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास प्लेस्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सॉल्ट का मॉल्टन या फिर फ्यूज सॉल्यूशन, मॉल्टन या फिर फ्यूज्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक प्लस का और एक किसका, माइनस का। अगर यहां से देखें तो जो पॉजिटिवली चार्ज है दैट इज कॉल्ड एज एनोड, जो नेगेटिवली चार्ज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। इन चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो ये सेल क्या होता है, यहाँ पर हम लोग चार्ज पास आउट करते हैं और जितना चार्ज पास होता है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर वेट भी जमता है। 2-3 चीज़ें होती हैं, इसके प्रोडक्ट्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंसेज आता है दैट विल बी द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn और Pb। इसके बाद आता है हाइड्रोजन दैट इज Cu, Hg, Ag, Pt और Au। लाइए हम लोग आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताते हैं। यहां से यहां पर इसे रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर है। तो रिएक्टिविटी सीरीज मतलब टॉप टू बॉटम। अरे रिएक्टिविटी क्या होती है, एलिमेंट्स की डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी क्या होती है, एलिमेंट्स की डिक्रीज होती है। तो यहां से देखिए तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। लिथियम का मतलब लेके, Ba बोले तो बारात, Ca और Na को मिलाइए तो कान्हा, ठीक है। Mg का मतलब मजे, Ac का मतलब से, Al का मतलब आला, Ra का मतलब ए। अरे लेके बारात कान्हा मजे से आला रहे। Mn और Zn को मिलाइए, मन जन। नेक्स्ट लाइन मन जन। Cr का मतलब कर, FeCd दैट इज द फेंक दे। क्लियर है। दैट मीन CO का मतलब कोई, Ni का मतलब निगाहें, Sn का मतलब अरे भाई सुंदरी, और Pb का मतलब क्या होता है भाई आपके पास, प्यार भरी। और जब ऐसी नजरों से किसी को देखोगे तो चापे तो उड़ नहीं है, CHAP और A दैट इज कॉल्ड एज CHAPA, चापा, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं छापा किसी ने हमारे। क्लियर है कि नहीं। यहां से हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका SRP कैसा होता है, दैट इज नेगेटिव। हाइड्रोजन का SRP का मतलब मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना, 0। और इसके नीचे का SRP कैसा, अरे पॉजिटिव। इसी में हम लोग बात करें तो अपर एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें, अपर एलिमेंट क्या होता है, पहला पॉइंट मोर रिएक्टिव। अरे कैसा रिएक्टिव, दैट इज मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव की बात करूं तो क्रियाशील ज्यादा। मैंने बोला Na और जिंक में से कौन ज्यादा रिएक्टिव, देखो भाई Na कहां, ये रहा, जिंक, ये पूरी सीरीज इनके नीचे नीचे सेट होती है, और जिंक कहां, ये रहा, और ये इसके नीचे है, तो Na ज्यादा रिएक्टिव है। मैंने बोला Ag और Au में Ag ज्यादा रिएक्टिव है। सेकंड अगर हम लोग बात करें, कैन डिस्प्लेस द अपर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। अरे किसने से, अपर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे मैंने बोला ZnSO4 प्लस कॉपर, या फिर मैंने बोला Zn प्लस कॉपर सल्फेट। यहां देखेंगे
जिंक और कॉपर में से ऊपर कौन? ये रहा मेरा जिंक, ये रहा मेरा कॉपर। जिंक ऊपर है तो जिंक हटाएगा और ZnSO4 बनाएगा कॉपर को हटा के, जबकि यहाँ रिएक्शन ही नहीं होगी। कैसे कह सकते हैं? हम लोग जिंक सल्फेट को कॉपर के बर्तन में रख सकते हैं क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रही है, बट जिंक कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि रिएक्ट कर जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इस पे देखें तो इंपॉर्टेंट टास्क आता है यहाँ से, दैट इज रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। पहला फॉर्मूला, अरे यूनिट बोलो भाई इसकी, ओम। कंडक्टेंस, अरे भाई चालकता, G इक्वल टू 1 अपॉन R 1 अपॉन रो A बाय L। यहाँ पर इसकी यूनिट बोलो भाई, ओम इनवर्स। नेक्स्ट आता है रेजिस्टिविटी, रो, अरे भाई 1 ml की चालकता, रेजिस्टिविटी होती क्या है, सॉरी 1 ml का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बाय 1 ml सॉल्यूशन, किसके बराबर? रो इक्वल टू आर ए बाय एल। यूनिट बोलिए भाई इसकी, आर की यूनिट कितनी? ओम। क्लियर है? ए बाय एल दैट इज द ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट कंडक्टिविटी, कप्पा, कप्पा इक्वल टू किसके बराबर? 1 अपॉन आर एल अपॉन ए। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अरे ओम को हम लोग मोह भी बोल सकते हैं और साइमन भी बोल सकते हैं। यहाँ आर क्या है आपका? रेजिस्टेंस। एल क्या है आपके पास? लेंथ। ए क्या है? एरिया, तभी तो लेंथ एरिया आपके पास ये यूनिट बनती है। नेक्स्ट अगर बात करें मोलर चालकता, लेट द एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। अरे ये था एक फॉर्मूला, दैट इज लेमडा एम। यहाँ पर आपके पास लेमडा एम क्या है? मोलर चालकता, दैट इज द मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस होता क्या है? अगर सॉल्यूशन मेरा VmL है, उसके अंदर मेरा वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट कितना है? 1 मोल है, तो ये क्या कहलाएगा? लेमडा एम। इसके बाद आता है लेमडा इक्विवेलेंट, दैट इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। नॉर्मेलिटी ले ली जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर कप्पा और लेमडा एम में से इनकी डिपेंडेंसी डाइल्यूशन पे क्या रहती है? अरे डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है आपके पास कि पानी मिला दिया तो इनकी कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो यहां से हमें देखते हैं लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। या फिर अगर हम लोग बात करें तो लेमडा एम क्या है? 1 अपॉन एम है। और दूसरी बात करें तो कप्पा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है। एम क्या होता है? मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन। तो जो कंसंट्रेशन से इनवर्सली वो डाइल्यूशन से डायरेक्टली, तो डाइल्यूशन अगर मैं पानी मिलाऊंगा तो लेमडा एम क्या होगा? बढ़ेगा। जबकि यहां मैं यहां से बात करूं तो यहां जब मैं पानी मिलाऊंगा डाइल्यूट करूंगा तो कप्पा क्या होगा? घटेगा। इनका रीजन क्या होता है वो देखते हैं। लेमडा एम क्यों बढ़ता है? क्योंकि मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ता है। अरे क्या बढ़ता है? मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ता है। और कप्पा क्यों कम होता है? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम होता है। कप्पा था क्या? अरे कंडक्टेंस बाय 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। अब आइए देखिए इन दोनों को एक बार समझ लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट समझ लेते हैं। मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने बोला कि कितने मोल थे, इसका टोटल था ये था 1000 ml का, और मैंने बोला 1000 मोल्स ही आपके पास क्या थे? इलेक्ट्रोलाइट थे। तो यहाँ पे मैं बात कर लूँ 1000 पार्टिकल थे। मैंने इसको क्या कर दिया? अरे डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने के बाद मैंने इतना बड़ा कंटेनर लेकर के इसके अंदर पानी भर दिया। अरे मैंने मिलाया क्या? सिर्फ पानी। अभी भी मेरे पास पार्टिकल कितने? 1000 है, बट इस बार मैंने कितना कर दिया? 1000 की जगह इसको कर दिया 10,000 ml। अब मैं इसका 1 ml लेता हूं तो इसके अंदर पार्टिकल कितने? 1 ml के अंदर, अरे 1000 के अंदर 1000 तो 1 ml के अंदर 1 पार्टिकल आया। क्लियर है? इसका अगर मैंने 10,000 ml लिया तो 1000 पार्टिकल थे, तो अगर 1 ml लिया तो 1/10 पार्टिकल हो गया भाई। अरे पार्टिकल कम हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, तो 1 ml का कंडक्टेंस क्या था? कप्पा। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो कप्पा भी क्या हो गया? कम हो गया। सेकंड चीज देखें, और पार्टिकल 1000 थे, ये पार्टिकल पहले 1000 यहां और यहां और यहां घूम रहा था। अब ये पार्टिकल मेरा भाई यहां से यहां घूम रहा है, यहां से यहां घूम रहा है, यहां से यहां घूम रहा है। दैट मीन्स इसकी मोबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। और मोबिलिटी बढ़ने से क्या बढ़ता है? मोलर कंडक्टेंस आपके पास क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके अंदर 2 लॉज आते हैं, दैट इज फैराडेज लॉ। फैराडे का लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ बोलता है W किसके बराबर होता है? Q के, कि जो आपने बैटरी लगाई है उससे जितना आप चार्ज पास आउट करोगे उतना ही कंडक्टेंस होगा। दूसरा लॉ W इक्वल टू किसके बराबर होता है? ZI इंटू T के बराबर। नेक्स्ट सेकेंड लॉ आपसे क्या बोलता है? एक फॉर्मूला ध्यान रखना, दैट इज W बाई E इक्वल टू IT बाई F इक्वल टू Q बाई F। इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखना। यहां पर W क्या है आपके पास?
दैट इज वेट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस जमा हुआ। ई क्या है आपका इक्विवेलेंट वेट, देन आई क्या है आपके पास करंट, क्लियर है। टी बोले तो आपके पास क्या है टेम्परेचर, एफ मतलब फैराडे का कांस्टेंट, और एफ मतलब फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट कितना होता है आपके पास 96500 कूलम। अरे चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है फैराड, ठीक है, फैराडे, ओके, 96500 कूलम के बराबर। मैंने बोल दिया कैल्शियम का 20 ग्राम आपको निकालना है, किससे, कैल्शियम सल्फेट से। अरे तो चार्ज कितना लगेगा, तो मेरे पास यही फॉर्मूला हर जगह काम आएगा। मुझे पूछा क्या है कि कैल्शियम निकालना है, तो W/E इक्वल टू मेरे को निकालना क्या है Q/F, क्लियर है। तो मेरे को Q निकालना है तो किसका W/E इंटू F। W कितना ग्राम है 20 ग्राम, E किसके बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर इंटू क्या आ जाएगा फैराडे, दैट इज 20। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट बोलो भाई 40, N फैक्टर, अरे कैल्शियम सल्फेट टूटेगा किसमें, दैट इज Ca+2 प्लस SO4-2। सॉल्ट है तो जो चार्ज है वही वैलेंसी फैक्टर है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय F दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, मान लीजिए मैंने 1 एम्पियर करंट 10 मिनट के लिए मैंने पास आउट किया, क्लियर है, तो मेरे पास कितना वेट डिपॉजिट होगा कॉपर सल्फेट का। अब यहां से बात करते हैं कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से 1 एम्पियर करंट 10 मिनट के लिए पास किया, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था W/E इक्वल टू IT/F इक्वल टू Q/F। अरे मेरे पास तो सदाबहार यही फॉर्मूला है, मुझे तो क्वेश्चन भले फर्स्ट लॉ से आए या सेकंड लॉ से, फॉर्मूला यही यूज करना है जो मैंने लिख दिया यहां से। अच्छा, आपको इसकी सारी PDF भी शेयर हो जाएगी टेलीग्राम लिंक में, कि आप यहां से आप कवर कर सकते हैं। वेट कितना बोल रहा है आपसे, ये तो निकालना है भाई मुझे, तो W इक्विवेलेंट वेट कॉपर सल्फेट का, और कॉपर सल्फेट टूटा कैसे, दैट इज CO+2 प्लस SO4-2। तो कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट कितना 63.5, वैलेंसी फैक्टर यहीं से मुझे दिख रहा है 2 इक्वल टू IT, आई कितना 1 एम्पियर, टाइम बोलो भाई 10 मिनट, तो कैन आई से 60 × 10 अपॉन फैराडे कितना 96500। यहां से मैं W की वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरे को आसानी से मिल जाएगा। ये था फैराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ। इसके बाद आता है आपके पास कोलराउश लॉ। क्या आता है कोलराउश लॉ। कोलराउश क्या बोलता है कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस का जो टोटल कंडक्टेंस होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो किसके बराबर होता है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बराबर। जैसे मैंने बोला AB कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे टूटेगा A++ B-। मैंने बोला मोलर कंडक्टेंस किसका AB का, कहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किसके बराबर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ A++ आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ B-। इसी को हम लोग देखें। अरे मैं बोलूं भाई NaCl, तो आपके पास Na++ Cl-, तो NaCl का किसके बराबर, अरे NaCl का किसके बराबर, अरे λm ऑफ NaCl, अरे बोलो भाई किसके बराबर λ इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस λ इनफाइनाइट ऑफ Cl-। अरे मैंने बोल दिया भाई, अरे MgCl2 का बता दे भाई मेरे को, तो मेरे पास MgCl2 कैसे टूटता है Mg+2 Cl-, देन λm किसके बराबर आ गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ये सब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर चलेंगे। λm किसके बराबर Mg+2 प्लस कितने मोल 2 × λ इनफाइनाइट ऑफ Cl-। इसी तरीके से अगर कोलराउश लॉ की बात करते हैं अगर हम लोग, तो हमारे को कोलराउश लॉ एक और फॉर्मेट देता है अल्फा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, दैट इज λm अपॉन λ इनफाइनाइट m। इसको भी हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में ही कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में बात आ जाए, तो आपके पास ग्राफ जो चलता है λm और √C के बीच में ग्राफ चलता है। ये स्ट्रेट लाइन आएगी तो किसके लिए आएगी स्ट्रॉन्ग के लिए, और ये कर्व आएगा तो किसके लिए आएगा वीक के लिए। तो एकदम परिवर्तन होता है तो वीक, धीरे धीरे सॉल्यूशन में चल रहा है तो कैसा स्ट्रॉन्ग। ये था कोलराउश लॉ का थोड़ा सा आपको इंडिकेशन कि कोलराउश लॉ आखिरकार होता क्या है। मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर काम आता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने कि Al+3 का कितना है, आपने मान लिया 30 और Cl- का आपके पास है 50। अरे तो AlCl3 का किसके बराबर होगा, तो AlCl3 कैसे निकालेंगे λ इनफाइनाइट ऑफ AlCl3 टूटता कैसे भाई आपका, कैसे टूटेगा, दैट इज Al+3 प्लस 3 × Cl-, तो कैसे निकलेगा हमारे पास AlCl3 का, दैट विल बी इक्वल टू Al+3 का बोलो भाई कितना λ इनफाइनाइट पर Al+3 प्लस λ इनफाइनाइट पर Cl- किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, Al+3 का कितना 30, प्लस की बात करते हैं हम लोग यहाँ से 3 × 50 टोटल इक्वल टू 30 × 150। आंसर कितना आ गया मेरे पास, अरे 180 आ गया। अरे यही तो आंसर था। एक क्वेश्चन और बनता है इसके ऊपर, अगर आपको वो ऐसे बोलता है कंपाउंड से दे, जैसे मैंने बोला CH3COOH का दे दिया आपको, एक X दिया
HCl का मैंने आपको दिया कितना, आपके पास Y दे दिया, NaCl का मैंने आपको दिया Z, और मैंने आपसे पूछ किसका लिया, CH3COO का पूछ लिया। तो इसकी एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, और इक्वेशन बना दो भाई इसकी। कैसे? जब मेरा CH3COOH किसके साथ रिएक्ट होगा, NaCl के साथ रिएक्ट होगा, तो क्या बनाएगा, CH3COONA प्लस क्या बनाएगा, HCl। इसका बोल रहा है X, आपके NaCl का बोल रहा है Z, HCl का बोल रहा है Y। अरे इसका निकालना है तो, और मैं Y को इधर ले आऊं ना भाई, तो X प्लस Z माइनस Y, हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं। ये तो था आपका पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट आता है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है? हम लोग अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड विल बी द इलेक्ट्रो केमिकल सेल। क्लियर? डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक ऐसा सेल जो कि किससे बना हुआ होता है, आपका दो टाइप के एनोड और कैथोड से, दो हाफ सेल से मिलकर के बना होता है। पहला हाफ सेल जो ये होता है, इसको ये कहलाता है आपके पास एनोड। ये क्या कहलाता है आपके पास, दिस वन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ सेल, मतलब अपचयन अर्ध सेल, जिसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ सेल्स की इक्वेशन में लिख देता हूं, यहां से जिंक टूट के Zn+2 में आता रहेगा। क्लियर है? और यहां से कॉपर +2 जुड़ के कहां जाता रहेगा, सॉल्यूशन में जाता रहेगा। तो यहां से हो क्या रहा है, अरे एनोड की इक्वेशन बोलिए भाई, एनोड की इक्वेशन क्या हो रही है, अरे Zn विल कन्वर्टेड टू द Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ये हो रहा है एनोड पर। और कैथोड की इक्वेशन क्या हो रही है मेरे पास, दैट इज कॉपर +2 क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहां जा रहा है, कॉपर पे जा रहा है। इसी की बात करें तो जब कॉपर वहां जा रहा है तो यहां पर चार्ज कैसा छोड़ के जा रहा है, सॉरी जिंक उतर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहां छोड़ के जा रहा है आपका, इसके ऊपर। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहां से यहां मूव करेगा। अरे ये नेगेटिव चार्ज बता रखे इलेक्ट्रॉन क्या मूव कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में, और करंट कैसा, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करा करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेस में ले आए और उसकी वजह से करंट फ्लो करा दिया। तो ये सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई हमारी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे से यस और नो, यहां से हम लोग वोल्ट मीटर से चेकआउट कर सकते हैं। इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करता है। इसके अंदर यहां पर क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या हो गया, इन दोनों सेल को कनेक्ट करना। और एक ट्रिक बताता हूं, यहां पर एनोड पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। क्लियर है? कैथोड पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। इसको याद रखने की एक ट्रिक देखिए, अरे इसको याद रखने की एक ट्रिक देखिए, दैट इज L, O, A और N। मैं जब खड़ा हूंगा, मैं जब यहां खड़ा हूं तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, अरे जो पार्टीशन है उसे क्या बोलते हैं, एनोड। L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, और N बोले तो नेगेटिव। मैं जहां खड़ा हूं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो पोर्शन क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। और एनोड कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इसके बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके बाद आपके पास एक फॉर्मूला और आता है, दैट इज ई नॉट सेल। अगर आपको ई नॉट सेल अगर कैलकुलेट आउट करना है तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये SRP है। और एक और निकलता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, दैट इज ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ये है आपके पास, इस इक्वेशन को ही हम लोग नाम देते हैं किसका, दैट इज द नर्स्ट इक्वेशन। इसको लिखते कैसे हैं, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन देगा, दैट इज Zn विल कन्वर्टेड टू द Zl+2, सॉल्ट ब्रिज कॉपर +2 कन्वर्टेड टू द कॉपर। इसका कंसंट्रेशन दिया C1 और इसका दे दिया कितना, C2। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, दैट इज द ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। एनोड पर कौन जाएगा, Zn, और कैथोड में कौन जाएगा, कॉपर। अच्छा, इस सेल में एनोड और कैथोड को अगर एक्सप्लेन करना है तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था उसके अंदर जो एलिमेंट ऊपर है वो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। जैसे मैंने बोला Zn और कॉपर, दोनों में से ऊपर कौन था, अरे उस सीरीज में देखेंगे जिंक, तो जिंक किसकी तरह काम करेगा, एनोड। और Cu किसकी तरह काम करेगा, इसका कैथोड की तरह। आई होप आपको ये चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो मैंने जितना आपको हो सकता था, जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस थे वो इसके हम लोगों ने डिस्कस किए। जैसा भी हो सकता था हम लोगों ने एक बार देखा है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं आप केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर इज द केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स क्या मतलब,
कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जो किसी भी अभिक्रिया के वेग के साथ हम लोगों को रेफर करेगी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट क्या होती है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो पहला फॉर्मूला रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन दैट इज द चेंज इन टाइम। अरे समय में परिवर्तन आपके सांद्रता में परिवर्तन के साथ दैट इज ROR इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसके लिए आपको एक रिप्रेजेंटेशन लिख के आना जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि कोई भी रिएक्शन थी, मान लीजिए N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स क्या था 2NH3, ये मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन थी। अब इसमें N2 और H2 तो क्या है मेरे रिएक्टेंट और NH3 क्या है मेरा प्रोडक्ट। तो मैं जब भी रिएक्टेंट के बारे में बात करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, नेगेटिव होगी। आइए देखते हैं ये रिएक्टेंट क्या होता है, टाइम के साथ डिसोशिएट होते हैं। ये प्रोडक्ट क्या होता है, टाइम के साथ क्या होता है, फॉर्म्ड होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। हम लोगों ने देखा इसको कि रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 एंड लास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ये चार टर्म्स हमारे से पूछ ली जाती है। डिसोसिएशन ऑफ N2 दैट इज D N2 अपॉन dt, चार्ज कैसा, नेगेटिव। अरे रिएक्टेंट है ना भाई, तो नेगेटिव में लेना पड़ेगा। H2 की बात करें तो D H2 अपॉन dt और NH3 की बात करें तो प्लस D NH3 अपॉन dt। याद रखेंगे जब भी हम लोग डिसोसिएशन या एसोसिएशन की बात करेंगे तो कोफिशिएंट का कोई यूज हम लोग नहीं लेंगे आगे से। सीधा मैंने लिखा है कि कितना कंसंट्रेशन चेंज कितने टाइम में। बट जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे दैट इज माइनस D N2 बाई dt इक्वल टू माइनस D H2 बाई dt इक्वल टू प्लस D NH3 बाई dt। तो अब हम लोग कोफिशिएंट को यूज करेंगे। N2 का कोफिशिएंट कितना, कुछ नहीं तो 1 by 1, ये 3 दैट विल बी द 1 by 3, ये 2 दैट इज 1 by 2। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनको ऐसे भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो होती है दो टाइप की। एक होती है एवरेज दैट इज R एवरेज और एक होती है तात्क्षणिक दैट इज इंस्टेंटेनियस दैट इज R इंस्टेंटेनियस। इसे कैसे निकालते हैं, मैंने कोई भी एक लेवल लिया, यहां से निकाला, यहां से लिया, दैट इज अगर मैं बात करता हूं कि T1 टाइम पर, हम लोग एक बार पूरा एक्सप्लेन करते हैं इसको। मैंने बोला आपसे कि मैंने एक ग्राफ लिया कोई भी, मैंने बोला ये ग्राफ में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था, यहां से ये था कंसंट्रेशन T1 टाइम और ये था T2 टाइम। ये कंसंट्रेशन T1 टाइम पर C1 और ये कितना था C2। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ये थी R एवरेज। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड, और ये साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। ये एरिया ऑफ ग्राफ बताता आपको, दैट इज एरिया। जबकि इंस्टेंटेनियस एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, पॉइंट पर क्या निकाल देंगे, दैट विल बी यू कैलकुलेट द स्लोप इक्वल टू किसके बराबर, tan थीटा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट को। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। कैसे, मैंने बोला कि मैं चौहान कोचिंग क्लासेस पर खड़ा हूं C3 पर, मुझे यहां से घूमने जाना है, कहां पर, दैट इज कायलाना रोड। अरे मेरे यहां से एक टूरिस्ट स्पॉट है कायलाना, क्लियर है, मेरे को वहां तक घूमने जाना है। मैं यहां से निकला 12 बजे और यहां पहुंच गया मैं कितने बजे, 12:30 बजे। मेरे घर से इसकी दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर की है। तो मैं किस स्पीड से आया, और आधे घंटे में मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 5 किलोमीटर। तो 1 घंटे में मैंने कितना, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तय की। तो मेरे पास ये क्या था, R एवरेज था। एवरेज का जब मैंने एक टाइम इंटरवल के बीच अपनी क्या निकाल ली, रेट ऑफ रिएक्शन निकाली। बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की। मेरे किसी दोस्त ने फोन किया, बोले भाई 12:10 बजे थे, उसका फोन आया, हेलो भाई कहां पर है अभी तू। तो मैंने उससे बोला हो सकता है कि मैं किसी सिग्नल पे रुका हूं तो मेरी स्पीड 0 हो सकता है मैं रोड खाली हो, अरे रोड खाली हो तो स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की हो, क्लियर है। हो सकता है मैं भीड़ में हूं, अरे हो सकता है मैं कहाँ हूं, भीड़ में हूं, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की हो सकता है मेरी स्पीड यही हो 10 किलोमीटर पर आवर। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो पूछी जाती है, 12:10 पर जो पूछी जाएगी वो क्या होगी, R इंस्टेंटेनियस। जो एक टाइम पीरियड में पूछी उसको बोलेंगे R एवरेज, जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछी उसको क्या बोलेंगे, R इंस्टेंट
स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग इसमें निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर कैसे निकालते हैं? जो भी रेट लॉ होता है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, अभिकारकों के समानुपाती, उसमें जो भी घात आएगी वही क्या होगा, आपके पास ऑर्डर होगा। ऑर्डर कैसा हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। कैसे? मैंने बोला r a की पावर 1 और b की पावर भी 1, तो ऑर्डर कितना? 1 + 1 2। अगर मैंने बोला a की पावर 2 और b की पावर 1/2, दैट इज 2 + 1/2, ऑर्डर विल बी 3/2। ये तो था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या आखिरकार आप ऑर्डर किसका कैसे निकालेंगे? दूसरा आता है आपके पास, अगर मुझे क्या निकालना है, इसकी यूनिट निकालनी है। अरे यूनिट निकालनी है तो यूनिट केमिकल काइनेटिक्स में निकालने का एक टिक बता देता हूं मैं आपको, दैट इज MLT, 1 - n, n-1, और t में हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? MLT को ना लिख करके यहां पर क्या ले लो? S, दैट इज इक्वल टू -1। M बोले तो मोल, L बोले तो लीटर, S बोले तो सेकेंड, और N क्या था मेरा? ऑर्डर। मैंने बोला मेरी यूनिट निकालो भाई फर्स्ट ऑर्डर की। अरे कौन सी यूनिट निकालो? फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n कितना? 1, तो m 1 - 1, L 1 - 1, सेकेंड -1, तो m 0, L 0, S -1, तो ओनली क्या यूनिट आ गई? सेकेंड इनवर्स। मैंने बोला यूनिट निकाल दे भाई जीरो ऑर्डर की। अब कोई भी ऑर्डर दे दो, जीरो ऑर्डर, तो n कितना? 0, m 1 - 0, L 0 - 1, और सेकेंड इनवर्स दैट इज मोल 1 पर लीटर पर सेकेंड। मैंने बोला सेकेंड ऑर्डर की यूनिट निकाल दे। सेकेंड ऑर्डर n कितना? 2, m 1 - 2, L 2 - 1, सेकेंड इनवर्स दैट इज पर मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? देन यहां से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो था यूनिट का फॉर्मूला, इससे आप यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमेशा क्वेश्चंस को इसी तरीके से देखें आप लोग, हिम्मत मत हारिएगा आप कभी भी। नेक्स्ट अगर बात करें यूनिट्स के बाद, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चंस आता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस पर कैसे? सबसे पहले आती है जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम लोग बात करें तो कैसे बात करेंगे? जीरो ऑर्डर के लिए देखता हूं तो मेरे पास t = a0 - a/k। इसके बाद इसी का हाफ लाइफ टाइम किसके बराबर आता है? a0/2k। तो ध्यान रखिएगा कि हाफ लाइफ टाइम किसके बराबर होता है? हाफ रिएक्शन को पूरा होने में। ये a क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या था? a आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट अगर बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो t किसके बराबर होता है? 2.303/k log a0 - x। यहां पर वही चीज हम लोग देखेंगे कि a0 तो क्या था मेरा? इनिशियल, और a0 - x क्या था आपके पास? फाइनल। यहां पर अगर मैं t की वैल्यू निकालूं हाफ लाइफ टाइम की, तो दैट विल बी 0.693/k। यहां से मुझे ये चीज पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंसी नहीं दिखाता। लास्ट अगर हम लोग बात करते हैं दैट विल बी द nth ऑर्डर। अरे कौन से ऑर्डर की बात करते हैं? nth ऑर्डर। तो टाइम पीरियड ऑफ द nth ऑर्डर किसके बराबर? 1/n - 1 into k, दैट इज 1/a की पावर n - 1 - 1/a0 पावर n - 1। इसको आप याद रख लेंगे। और t हाफ की बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर a0 की जगह वैल्यू रख सकते हैं। तो ये सब चीजें थी हमारे पास nth ऑर्डर्स के बारे में जो भी हम लोगों ने देखी। तो ये रिवीजन था, एक क्विक रिवीजन गाइड थी आपकी केमिकल काइनेटिक्स वगैरह की। इसकी पूरी फिजिकल की मैं आपको PDF शेयरिंग मैं आपको आपके टेलीग्राम लिंक पे करूंगा। प्लीज शेयर द टेलीग्राम लिंक, प्लीज शेयर दिस वीडियोस इफ यू लाइक द वीडियो। अगर आपको लगता है कि इस आधे घंटे 1 घंटे में अंदर आपने कुछ भी बेनिफिशियल सीखा है, कुछ रिवाइज किया है, जिससे कुछ बाहर नहीं जा रहा, जिससे हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, तो काइंडली शेयर द वीडियो।